फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए एमसीक्यू सीरीज मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने अपनी 4 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और आज ये हम क्लास नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम 20 नए क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि ये जो आज का जो सेशन है, ठीक है, इसमें मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो हमारी बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है, जो हमारा यूपी बोर्ड है, उसका जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में जो 20 एमसीक्यू हमें दिए गए हैं सब्जेक्ट मैथ के, ठीक है, आज हमें उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस मॉडल पेपर के जो अधिकतर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से काफ़ी चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन मिलने के। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं और इन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पिछली कई वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, सह अभाज्य संख्याएं सबसे पहले हम जानते हैं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा बनाता है, मतलब 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो हमें वो संख्याएं देखनी होती हैं जिनको केवल और केवल हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो 1 ही होगा। ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए हैं 13 और 17, ठीक है, 9 और 10, 5 और 6। ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें से देखिए 13 और 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 13 और 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, 1 से डिवाइड होगा। 9 और 10 भी क्या होगा? 1 से ही डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 5 और 6 भी क्या होगा? 1 से ही डिवाइड होगा, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब ऑप्शन में अगर देखते हैं, ऑप्शन में क्या हो सकती हैं, तो देखिए ऑप्शन है पहला हमारे पास 14 और 35। अब देखिए 14 के लिए हम अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, यहाँ 7 पंजे 35, तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 18 और 25 को अगर देखें तो 18 और 25 को हम देखिए, वैसे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से हम 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हम 1 से ही इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। 31 और 93 में देखिए 31 एकम 31 और 31 नहीं है 93, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। 32 और दोनों 62, ये क्या है? सम संख्या है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कहना है द्विघात समीकरण x² + a + 1 × x + b के शून्यक 2 और -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हमें पहले से ही 2 वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो हमें x की 2 मान दिए गए हैं, 2 और -3, और 2 और -3 दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है कि a और b की वैल्यू बताइएगा कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण होती है तो सबसे पहले हम उसकी कंपेयर करते हैं इसकी जनरल इक्वेशन से, और वो क्या होती है? वो होती है ax² + bx, ठीक है, प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है और हम इससे इसकी कंपेयर करते हैं। तो जब इसकी हम इससे कंपेयर करते हैं तो जो ऑप्शन होता है, ठीक है, यानी जो समीकरण दी जाती है हमारे लिए, उसमें से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जनरली क्या लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है, तो हमें यह जो शून्यक दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम इनका योगफल करेंगे। तो देखिए 2 और प्लस -3, ठीक है, तो इनका योगफल लगा दिया हमने। और शून्यकों का जो योगफल होता है निकालने का फार्मूला, वो होता है माइनस का v/a। जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? -b/a। तो यहाँ पर
2 माइनस 3 करेंगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो कितनी है a+1, तो हमने यहाँ पर b की जगह क्या लगा दी a+1, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसका x² गुणांक यानी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर -a+1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a+1 बराबर आएगा 1, और जब हम 1 के लिए दूसरी साइड भेजेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा 0, और जब a का मान 0 आ जाएगा तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में हमारे लिए a की वैल्यू 0 दे रखी है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर भी अगर हमारे लिए गुणनफल निकालने के लिए आएगा तो गुणनफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है c/a, तो c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b है, तो इसकी जगह लगा देंगे b, और गुणनफल यानी जो शून्यक दे रखे हैं 2 और -3, इनका गुणनफल 2 गुणा -3। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और यही हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं यदि संख्या n² -1 8 से विभाजित है, ठीक है, 8 से विभाज्य होती है, तब यदि n बराबर है तो n बराबर क्या हो सकता है जिस पे ये संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगी। तो हमने क्या किया, n की अलग अलग वैल्यू पर हमने इसमें से वैल्यू निकालने की कितनी कितनी आती हैं। देखिए पूर्णांक तो होगा नहीं, पूर्णांक क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो कितने से 0 होता है, उसमें माइनस की संख्या होती है, प्लस की संख्या होती है, तो अगर हम इसकी जगह 0 रखेंगे n की जगह तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और बचेगा माइनस का 1, और 8 -1 जो होगा वो -1 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो पूर्णांक तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या सम संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किए, n की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर डाली। हमने सबसे पहले n बराबर 1 रखा, तो जब इसमें हमने n बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा, ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 0 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कर सकते हैं, तो इसे 0 बार हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 0 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कम्प्लीटली यानी शेषफल में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम इसे 0 बार डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये भी 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। फिर n बराबर 2 लिया, जब n बराबर 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो आएगा 3, 8 से विभाजित नहीं होगा। n बराबर 3 लिया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 किया कितना 8 आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू जब 4 ली तो 4 का स्क्वायर 16 -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 पर इसका मान कितना आता है, 24 आता है, और 6 पर 35 और 7 पर 48। अब देखिए हमें इसमें से वो संख्याएं लेनी हैं जो कि 8 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या एक तो 0 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 24 हो जाएगी और 48 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये क्रम नेक्स्ट लगातार चलता रहेगा। तो अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू पर n की कौन कौन सी वैल्यू पर ये 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिल रही हैं। तो देखिए n बराबर 1 पर, n बराबर 3 पर, n बराबर 5 पर, n बराबर 7 पर, इसी प्रकार से n बराबर 9 पर। अब 1 3 5 7 इन संख्याओं पर क्या है, हमें ये संख्या जो मिल रही है वो 8 से विभाजित होने वाली मिल रही है। तो 1 3 5 7 ये क्या है, 1 3 5 7 जो संख्याएं हैं दी हुई, ये क्या होती हैं, ये होती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर n की वैल्यू विषम होती है तो संख्याएं कैसी होती है, ये n² -1 जो होगी वो क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी यदि n की संख्या विषम हो तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन से पूर्णतः जानकारी मिल जाएगी दो रैखिक समीकरणों की कंडीशन क्या होती है और किस प्रकार से हमें कंपेयर करना होता है। इसमें कह रहा है रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रेखाएं हैं। तो इन दोनों रेखाओं में कह रहे हैं इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर इन समीकरणों का, ये दो रैखिक समीकरण हैं, इन समीकरणों का कोई भी हल
नहीं होगा, तो हमें वो कंडीशन बतानी है। तो देखिए कोई हल कब नहीं हो सकता, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी मिले नहीं, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब वहाँ पर कोई भी हल इसका नहीं होगा। तो देखिए पहली कंडीशन जो हमें दे रखी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन जो दे रखी है वही आंसर होगा। कैसे? क्योंकि ये जो कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू और बराबर नहीं है, ठीक है, C1/C2, तो ये होती कंडीशन समांतर होने की, यानी जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब ये कंडीशन होती है। किस प्रकार से? जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं चलती हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी, और जब कभी भी नहीं मिलेंगी तो इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, अर्थात इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कंडीशन भी देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो वी है वो क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन तीसरी और चौथी कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा आप। जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हो तो ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद होने की। इसका मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी तो वो एक पॉइंट पर इसे प्रतिच्छेद करेंगी। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरणों का जो हल होता है वो एक अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है? एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है, यानी एक हल होता है ऐसे में, ठीक। तो इसी प्रकार से ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन भी हमें याद रखनी है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? रेखाओं के समपाती होने की, यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें जो रेखाएं होती हैं उनके अनेक हल होते हैं, ठीक है, अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमसे ये पूछा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर √3 हमने लिया, वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, और 5 लिया, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 5√3, और 5√3 क्या है? वो भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि जो एक अपरिमेय संख्या होती है और परिमेय संख्या होती है तो इनके गुणनफल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन में दिया है, कह रहा है सदैव अपरिमेय संख्या होती है, जो कि बिल्कुल सही है, और कह रहे हैं सदैव परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या भी हमें मिलेगी, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परमेय या अपरमेय? परमेय या अपरमेय, ठीक है। तो परमेय अपरमेय तो हो सकती है पर परमेय नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। एक गुणनफल कभी एक नहीं होगा इन दोनों का, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और फिर समझते हैं क्या यहाँ हमसे कहा गया है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c, और ये क्या होती है? द्विघात समीकरण की मानक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ हमें कथन दिए गए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, पहले हम उन्हें समझते हैं फिर सोचते हैं क्या इसका ऑप्शन सही होगा। देखो हमसे पहले पॉइंट में कहा गया है, कह रहे समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि v² - 4ac = 0। तो देखिए b² 4ac क्या होता है? ये विभक्तिकर होता है, ये d की वैल्यू होती है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ऐसे में क्या होता है? जो द्विघात समीकरण होती है उसके दो वास्तविक मूल होते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं
समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं कब? यदि b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो उसके क्या होते हैं? दो बराबर मूल होते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b² माइनस 4ac लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू। अब देखिए लेस देन पर तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू पर तो होता है, इक्वल टू पर तो बराबर मूल होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ नहीं होता, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। आगे कह रहे हैं समीकरण के दो से अधिक मूल होंगे, अधिक वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए समीकरण है द्विघात समीकरण, तो उसके दो से अधिक मूल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। द्विघात का समीकरण है तो इसका मतलब इसके दो ही मूल हो सकते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमसे ये दिया गया है कि केवल 1 और 2 सही हैं। केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4 सही हैं। और ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3 के तीनों सही हैं ऊपर के। ठीक है, तो देखिए हमने अभी स्टडी किया तो इसमें हमने देखा कि इसका पहला और दूसरा पॉइंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बाकी क्या है? ये दोनों तीसरा और चौथा क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसलिए केवल इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो द्विघात हमें समीकरण दी गई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस समीकरण के द्वारा x की वैल्यू फाइंड करने के ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले के लिए हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। और इसी फार्मूले से जो b² माइनस 4ac होता है, इस b² माइनस 4ac पर ही डिपेंड होते हैं x के मूल किस प्रकार से होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो बराबर हो जाते हैं, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो क्या हो जाते हैं? वास्तविक मूल होते हैं। और इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तो क्या हो जाते हैं? काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 ... का 11वां पद बताइए। ठीक है, हमें 11वां पद निकालना है। तो इस समांतर श्रेणी को अगर हम कंपेयर करें इसके A1, ठीक है, A1 और A2, A3 इस प्रकार से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से प्रथम पद इसका क्या निकल के आएगा? A बराबर -5। और D बराबर क्या होता है? D बराबर निकालने के लिए जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद घटाते हैं, तीसरे वाले में से दूसरा पद घटाते हैं और चौथे वाले में से तीसरा, यानी जो नेक्स्ट पद आता है उस पद में से उससे पिछले वाले पद को माइनस करते हैं तो D की वैल्यू निकल करके आती है और इसे हम सारवांतर कहते हैं। ठीक है, तो हमने यही किया यहाँ पर -5/2 में से माइनस का 5 माइनस किया तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का 5, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, तो -5/2 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा? 5/2। देखिए ये है 5 और ये कितना है? 5/2 ढाई है। अब 5 में से ढाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर ढाई बचेगा, लेकिन पॉजिटिव बचेगा क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है, यानी प्लस का मान ज़्यादा है यहाँ पर, तो पॉजिटिव रह जाएगा 5/2। अब हमसे पूछा है 11वां पद, और 11वां पद क्या होता है? A + 10D। ठीक है, यानी इसका जो फार्मूला होता है देखिए nवां पद निकालने का, तो वो होता है AN बराबर A + n-1 इंटू D। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो है 11। ठीक है, तो 11 यहाँ रखेंगे तो 11 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, यानी ये आएगा A + 10D। तो इसलिए हमने यहाँ पर सीधा लगा दिया T11 = A + 10D। अब A की वैल्यू -5
और डी की वैल्यू 5/2, 2 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो ये 5 बार में, और 5 और 5 की गुणा 25, 25 में से जब -5 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो T11 लिखें या आप A11 लिखो, तो ये क्या होता है, जो Tn होता है वही क्या होता है, An होता है, यानी अंतिम पद और nवां पद ये बराबर ही होते हैं, तो कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, बिंदु -4,0, 4,0 और 3,0 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज में हमने तीनों शीर्ष ले लिए, और हमें इस त्रिभुज को चेक करने के लिए हमें इन्हीं तीनों भुजाओं की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, अर्थात इनकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो ये आपको याद होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो लाइन है, ठीक है, पहली वाली लाइन, हमने इसकी डिस्टेंस निकाली, तो ये हमारा x1 y1 और ये बिंदु हो जाएगा x1 y1 और ये बिंदु हो जाएगा x2 y2। तो 0 - 4 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0 करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 16 और 9 25, 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये पहली भुजा आ गई 5 निकल करके। इसी प्रकार से अब हमने दूसरा निकाला, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 4 माइनस का 4, और इसमें से जब हम इसे 4 के लिए माइनस करेंगे तो माइनस का ये भी होगा, तो माइनस के 4 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8, और 0 - 0 करेंगे तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 8 -8 का स्क्वायर 64, और 64 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इस नीचे वाली भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 4 - 0 करेंगे तो 4 ही रहेगा, 0 - 3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर रहेगा। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 5। तो अब हमने देखा यहाँ पर दो भुजाएं, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये दो भुजाएं कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और एक कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो उस त्रिभुज के लिए हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब दो भुजाएं, और बाहु मतलब भुजाएं, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहे हैं दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। तो देखिए आपको यहाँ से इस कथन से याद भी आ रहा होगा कि ये हमने कहाँ पर पढ़ा है। कह रहे हैं दो समान कोणिक, यानी दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, जिनके कोण कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये इनके कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब दो त्रिभुज समान कोण वाले होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब ये बात किसने कही थी, थेल्स ने कही थी, पाइथागोरस ने कही थी, बोधायन ने कही थी, या हीरोन ने कही थी। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि ये कथन हमने कहाँ पढ़ा था, ठीक है, किसने कहा था ये। तो देखिए ये प्रमेय जो होती है, ये प्रमेय होती है थेल्स की, और जो चैप्टर है आपका त्रिभुज वाला, उस त्रिभुज में हमने सबसे पहले यही प्रमेय पढ़ी थी। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, त्रिभुजों की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और इसी प्रमेय के लिए हम थेल्स के नाम से भी जानते हैं कि थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो ये किसने कहा था, थेल्स ने। अब यहाँ पर जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस ने क्या दिया था, पाइथागोरस ने हमें ये प्रमेय बताई थी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो कर्ण होता है, ठीक है, जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर जो होता है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, हीरोन ने त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड फार्मूला दिया था। ठीक है, और बोधायन जो थे, बोधायन भी क्या होते हैं, अपनी थ्योरी जो
देते हैं, ठीक है, वो भी इस त्रिभुज से हटकर होती है, ठीक है। अब तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि कोण PAPB 50 है और OAB बताना है, ठीक है, OAB बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये चित्र है दिया हुआ और इसमें हमें दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं इस वृत्त पर, PA और PB, ठीक है। PA और PB क्या हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पर इनके बीच का जो कोण है वो 50 डिग्री है। तो देखिए हमने प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को अगर मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये दोनों तो हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा। और 50 ये दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 50 इसमें और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। अगर हम चतुर्भुज को देखें APBO तो ये वाला कोण हमारे पास बचेगा। तो इन दोनों का कोण भी, ये जो आमने सामने के कोण है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 होना चाहिए, जिसमें से 50 ये दे रखा है। तो जो O वाला कोण बचा ये कितना होगा, ये होगा 130 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री हमने निकाल लिया। अब देखिए ये क्या है, त्रिभुज देखिए आप OA और B। OAB क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि OA और OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जब ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो क्या होगा, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो ऐसे त्रिभुज के लिए कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रमेय होती है कि जो बराबर वाली भुजाएं होती हैं उनके सामने वाले कोण कैसे होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कोण आ चुका है 130 डिग्री। 130 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब 130 ये है तो ये वाला और ये एंगल यानी ए पर और बी पर जो एंगल बनेगा इस त्रिभुज के अंदर वो कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। 130 में से 180 में से अगर 130 माइनस करोगे तो बचेंगे 50। अब 50 को हमें इसमें ए की जगह और बी की जगह दोनों का योगफल जो होगा वो 50 होगा, यानी दोनों जगह हमें बराबर बराबर डिवाइड करना है। और जब 50 को हम दोनों जगह बराबर डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 50। और उसके बाद जब ये ओ वाला जोड़ेंगे 130 तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए और बी दोनों का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। और हमसे पूछा था एंगल, हमसे जो एंगल पूछा था वो कौन सा पूछा था, OAB, ठीक है, हमसे पूछा था OAB। और OAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, कह रहे हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। तो हमने यहाँ पर अंश में और हर में दोनों जगह tan 30 की वैल्यू रख दी। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में 1/√3 और नीचे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है, tan 30 का स्क्वायर दे रखा है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया तो 3 एकम 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/3
ये इसका एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर रहे 2√3, 2/√3 और नीचे कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 2 और 2/3। अब इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को पलट लेते हैं। तो ऊपर बचेगा, ऊपर से 2/√3 और गुणा 3/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया और √3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, √3 बार। अब √3 हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। ऑप्शन नंबर बी है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है। tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, और यही हमारा आंसर आया है सॉल्व करके। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो हमारा कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं त्रिज्या आर और कोण थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अगर थीटा कोण है और उस वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका त्रिज्या खंड जो होता है उसका फार्मूला होता है ए बराबर θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दी और 2 से भाग कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा, अगर हम देखें तो जो अंश वाले दो हैं उसके लिए हमने लिख लिए पाई आर स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, और जो नीचे दो हैं इसकी मल्टीप्लाई हमने 360 से कर दी, तो 360 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720। तो हमारा फाइनली आंसर बनेगा θ/720 गुणा 2πr²। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। θ/180 πr² बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। और यहाँ दिया है θ/180 2πr, तो ये भी नहीं है। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr तो नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है πr² वाले, एक तो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी है, तो 2πr वाले तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास बचे πr² वाले, तो πr² वाला पहला तो होगा नहीं क्योंकि θ/180 πr² तो होता नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं और आसानी से हम बता सकते हैं आकृतियों से रिलेटेड, अगर हमें सभी चित्र अच्छे से पता है तो। ये कह रहे हैं कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने अगर ये खेल खेला होगा तो आपको याद होगा, गिल्ली का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने चित्र भी बना दिया है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि दो तरफ तो इसकी क्या होती है, नोक वाली आकृतियाँ होती हैं, और जिनके लिए हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, ये शंकुआकार आकृति होती हैं। लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है इसका, वो कैसा होता है, एक बेलन के आकार का होता है, गोल टाइप से। ठीक है, तो बेलन के आकार का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो गिल्ली होती है उसका आकार कैसा होता है, दो शंकु और एक बेलन को मिलाकर बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं यहाँ से दो शंकु और एक बेलन। तो देखिए पहले ऑप्शन में कह रहे हैं दो बेलन, गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं एक शंकु और एक बेलन, एक शंकु एक बेलन नहीं होता है, दो शंकु और दो बेलन होते हैं। दो शंकु और एक बेलन होता है। इसमें कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दो शंकु और एक बेलन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं दो बेलन और एक शंकु, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी थ्योरी क्या कैलकुलेशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान होगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करके ही कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, tan थीटा के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा के लिए 1 अपॉन cos थीटा लिख लिया। यहाँ पर भी हमने इसे cot थीटा को cos/sin थीटा और यहाँ पर cosec थीटा को 1 अपॉन में sin थीटा लिख लिया। अब यहाँ से एलसीएम लिया हमने cos थीटा
और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से करके यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 से करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था और यहाँ प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1 है, तो हमने इसे एक ब्रैकेट में ले करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और इसके लिए हमने दो वर्गों के अंतर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ए मान लिया और जो प्लस 1 है उसके लिए हमने बी मान लिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 और ए माइनस 1, इसकी हमने कर ली मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक का बी स्क्वायर होगा लेकिन एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही लिख लिया। तो अब यहाँ नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा, अब ऊपर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ऊपर क्या है -1। अब देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी इसकी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिए 1, तो ये 1 लगा दिए, और यहाँ पर ये -1 है, तो इस 1 से ये 1 कैसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आकर के साइन थीटा कॉस थीटा भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फाइनली हमारा आंसर जो बचेगा वो बचेगा ऑप्शन बचेगा 2। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, तब जा करके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको जब त्रिकोणमिति की टेबल याद होगी, ठीक है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं, तो एक तरफ हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दी है और एक तरफ उनके मान दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन 90, कोस 90, टेन 60 डिग्री और सेक 45 डिग्री, इनकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तो बड़े आसानी से हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए। ठीक है, यानी ए का कितना आएगा, 3 आएगा। फिर देखते हैं कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो हमने इसके सामने बी लिख दिया है। टेन 60, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। और सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो इसे हमने डी में मिला दिया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके मतलब ऑप्शन लिख दिए कि किसका ऑप्शन क्या सही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मैच करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ए का दूसरा सही है क्या, तो ये तो हमारा क्या आया, ए का तीसरा सही आया है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो जाता है कैंसिल, ये तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं बी में देखिए, तो बी में क्या है, बी में है ए का पहला। ठीक है, ए का पहला आया है क्या, ए का पहला भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए का कितना आया है, हमारा तीसरा आया है, तो ए का तीसरा, अब देखिए चारों ऑप्शन में ए का तीसरा केवल सी में दिया गया है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, बी का चौथा आया है तो बी का चौथा ही है, सी का दूसरा आया है तो सी का दूसरा है। ठीक है, डी का पहला आया है तो डी का पहला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, कह रहे हैं किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया, तो मान लीजिए ये जो है वो एक खंबा है और ये इधर नीचे इसकी छाया है। तो कह रहे हैं खंबे की जो छाया है वो लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई के लिए हमने h मान लिया, तो इसकी छाया कितनी √3 गुनी है, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे हमने ले लिया थीटा, अब यहाँ पर हमने लगा दिया, देखिए हमारे पास लंब है और आधार है, त्रिकोणमिति के आधार पर अगर हम देखें तो ये h क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और लंब और आधार में किसका रिलेशन बनता है, तो वो बनता है tan का, तो हमने लगा दिया tan थीटा बराबर h बटे में √3h। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/में √3, और 1/में √3 जो होता है वह कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। अब तो इस प्रकार से tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनके लिए हमें कंसेप्चुअल बेस पर आधारित होते हैं, जिन्हें हमें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हमें ये एक प्रॉपर्टी होती है प्रायिकता की, इसके बारे में अगर हमें पता है तो इसका आंसर हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, किसी भी घटना, कोई घटना है मान लीजिए ई, तो उसकी जो प्रायिकता होती है ना, वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 के बराबर और 1 के बराबर हो सकती है, और इनमें से इनके बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो उसके बराबर हो सकती है, बट 0 से छोटी, यानी 0 से छोटी का मतलब ये है कि वो निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकती। और इधर 1 से बड़ी नहीं हो सकती, जैसे 2 होता है, 3 होता है, या 1.1 भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 2/3, तो 2/3 कितना आता है, 0। 2/3 अगर हम इसे भाग करें, ठीक है, 3 को, तो कितना आएगा, ये 2/3 का मतलब है 3 दूनी, ठीक है, 3 से 0 पॉइंट, और 3 छंग 18, 3 छंग 18 लगभग ये आएगा। ठीक है, 0.66 आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये है नेगेटिव। देखो, माइनस का 1.5, और मैंने कहा था इसकी जो प्रायिकता होती है किसी भी घटना की, वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो यही होगा, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं हो सकती, तो हमें वही बताना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये माइनस का 1.5 ये नहीं हो सकता। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है परसेंट। ठीक है, तो परसेंट तो हो सकता है, अगर मान लीजिए, मान लो 1/2 प्रायिकता है किसी की, तो इसमें अगर हम इसे परसेंट में बदले तो बिल्कुल हो सकती है ये तो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50% आ जाएगी, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 50% हो सकती है, 25% हो सकती है, 15%। 0.7 है, वो भी क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं संचयी बारंबारता सारणी, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी है। संचयी बारंबारता का मतलब है जो हमारा संचयी बारंबारता हम जब निकालते हैं, CF निकालते हैं, ठीक है, और ये किसके लिए आवश्यक होता है, मतलब इसकी जो CF निकालने का जो मेथड होता है वो कौन सी विधि में अधिक उपयुक्त होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए जहाँ तक हम पढ़ते हैं, तो माध्य निकालने में हम पग विचलन विधि पढ़ते हैं, कल्पित माध्य विधि पढ़ते हैं, और प्रत्यक्ष विधि पढ़ते हैं, तो उसमें तो हमें CF की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माध्यिका जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो माध्यिका में हमें CF निकालना होता है, संचयी बारंबारता वहाँ पर निकालनी होती है, जो बारंबारता होती है उसकी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुलक निकालने के लिए CF की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे लिए, संचयी बारंबारता निकालने की। ठीक है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुलक क्या होता है, बहुलक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलक का ही दिया है हमारे लिए, तो बहुलक वहाँ समझा देते हैं आपके लिए। देखिए, बहुलक क्या होता है, जैसे हमें यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, कह रहे हैं ये 2 3 7, 2 7 5 3 7 का बहुलक, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बहुलक होता क्या है, बहुलक दरअसल ये होता है कि सबसे अधिक बारंबारता वाली संख्या जो होगी, सबसे अधिक बारंबारता वाली जो संख्या होती है वो बहुलक होती है। जैसे हमारे लिए ये आंकड़े दिए गए हैं, अब इस आंकड़े में हमें क्या क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 7 2 7 5 3 7। अब हमें इसमें 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इन चारों नंबर में से सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो देखिए, 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर 2 बार आया है केवल, तो 2 2 बार आया है, इसका मतलब 2 की बारंबारता हो गई 2। 3 कितनी बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो 3 की बारंबारता भी कितनी हो गई 2। अब यहाँ देखिए, 7 कितनी बार आया है, तो 7 आया है 3 बार, तो 7 की बारंबारता हो गई 3। और 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 1 बार, तो 5 की बारंबारता 1। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही होता है बहुलक। ठीक है, अर्थात 7 जो है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यही संख्या क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी
जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं उनमें जो संख्या या जो पद या जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, वही बहुलक होता है। तो ऐसे ये क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, और इनमें हमें यही देखना होता है कि बारंबारता किसकी ज़्यादा है। और इसमें अगर हमें वर्गीकृत आंकड़े भी दिए जाते हैं तो उसमें भी हमें क्या होता है, यही देखना होता है कि बारंबारता किसकी ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज़ का इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, कह रहे हैं यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका क्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये फार्मूला है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये एक ऐसा फार्मूला है कि इसका एक MCQ तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें कि हमें क्या दिया जाएगा, इन तीनों प्रवृत्तियों में से 2 प्रवृत्तियाँ दी जाएंगी और किसी एक प्रवृत्ति का हमसे मान पूछेगा। तो हमसे पूछा है यहाँ पर माध्यिका, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब हमें माध्य कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लगा दिए 2 गुणा में 16 माध्य का मान। बहुलक है 13, तो 13 लगा दिया। अब देखिए 16 दूनी 32, और 32 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ पर 3 माध्यिका बराबर आ जाएगा 45। अब हमने 3 को बटे में भेज दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 15। तो हमें जो माध्यिका की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 15। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमें जो मॉडल पेपर दे रखा है, ठीक है, उसके सभी MCQ हैं, और इस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आने की संभावना रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अच्छी से आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जिससे कि आपके कोई भी MCQ छूटे नहीं। ठीक है, और MCQ को सॉल्व करने का तरीका बस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूले याद कर लो। ठीक है, और आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में, तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।